प्रोफेसर नरेश खोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 3 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। डोमेस्टिक के अंदर अभी भी रिसेंटली यूज़ होना शुरू हो चुका है। ये थियरीज अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली कंटेंट रखता है VCRS के थ्रू, मतलब कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके पहले की जो रेफ्रिजरेशन की साइकिल थी वो दोनों के दोनों थी VARS, मतलब हम लोगों ने एक्वा अमोनिया साइकिल पढ़ा, मतलब कि अमोनिया वाटर साइकिल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था। उसके बाद हम लोगों ने एक और थियरी पढ़ी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी लिथियम ब्रोमाइड। वो भी 7 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए। लेकिन ये दोनों के दोनों थियरी जो थी वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड थी। नाउ आज हम लोग जो थियरी पढ़ने वाले हैं वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। अभी दोनों के बीच का फर्क मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि VARS के अंदर हम लोग एब्जॉर्बर का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा हम लोग एब्जॉर्बर का यूज़ करते थे जो रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स होता था और उसको हम लोग जनरेटर के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग एब्जॉर्बर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वी विल यूज कंप्रेसर इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बर एंड जनरेटर। और कंप्रेसर आप लोगों का क्या काम करेगा, तो कंप्रेसर आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करेगा फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, ये इसका बेसिक फंक्शन है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोगों को कोई भी एब्जॉर्बर या जनरेटर या एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर में तो ऑलरेडी आप एक तरीके से एनर्जी दे रहे हैं। तो कंप्रेसर आप लोगों के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी से वर्किंग करने वाला डिवाइस हो जाएगा। तो एब्जॉर्बर और जनरेटर ये दोनों चीज हट जाएगी वेपर एब्जॉर्प्शन से, और उसकी जगह VCRS में आ जाएगा कंप्रेसर। बाकी एज इट इज डोमेस्टिक के अंदर हम लोगों को जो सिस्टम, जो 3 थियरी में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से पहली ये है, वो है कंपाउंड 2 स्टेज कंप्रेशन सिस्टम। कंपाउंड नंबर ऑफ स्टेजेस आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास में फ्लैश चैम्बर, जिसको आप लोग बोल सकते हो फ्लैश इंटरकूलर, फ्लैश चैम्बर या फ्लैश इंटरकूलर। अभी फ्लैश इंटरकूलर या फ्लैश चैम्बर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, या इसका इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा क्या रोल है। देखो प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि VCRS मतलब कि हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होता है वो कैसे काम करता है। तो VCRS के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। सॉरी VCRS के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट आता है उसकी थर्मोडायनेमिक, देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आप लोगों का टेक्निकल डेटा है और वही आप लोगों के लिए टेक्निकल वैल्यू है, टेक्निकल समझ है पूरी थियरी के अंदर। कंप्रेसर के अंदर जब आपका रेफ्रिजरेंट एंटर होता है तब वो होता है सैचुरेटेड वेपर स्टेज पर। ठीक है, इवापोरेटर में से वो फ्लो होता है। मैं एक लाइन डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर मैं छोटा सा लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये होगा आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर से निकल के आपका रेफ्रिजरेंट जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर वो जाता है एक्सपांशन डिवाइस में, ये है आपका एक्सपांशन डिवाइस दिस वन। फिर वहां से वो जाएगा इवापोरेटर में, जहां पर कॉपर की कॉइल होती है, ये होता है आपका इवापोरेटर और ये होता है आपका कंप्रेसर। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा है, कहां से एंटर हो रहा है, तो इवापोरेटर में से एंटर होता है, तो इसकी जो थर्मोडायनेमिक कंडीशन होती है वो है सैचुरेटेड वेपर। मतलब कि यहाँ पर जब रेफ्रिजरेंट एंटर होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो टेक्निकली लो होता है। अभी कंप्रेसर के अंदर वो रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेस होता है और कंप्रेसर में से निकलने के बाद ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज कि जब यहां पर वो एंटर हो रहा है तब वो था सैचुरेटेड स्टेट पर, लेकिन जब कंप्रेसर से बाहर निकलता है तब उसका स्टेट हो जाता है सुपर हीटेड कंडीशन, मतलब प्योर गैस। प्योर यानी प्योर गैस, बिल्कुल भी लिक्विड पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा, कोई मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों को आपके रेफ्रिजरेंट में नहीं मिलेगा।
ऐसे स्टेट में आप लोगों को आपका रेफ्रिजरेंट मिलता है आफ्टर कंप्रेशन। फिर वो जाता है कंडेंसर के अंदर, मतलब हमारे फ्रिज के पीछे कभी भी देख ले ब्लैक कलर की जाली होती है, ठीक है, वो जो जाली है ना वो आपका कंडेंसर है, जो कांटेक्ट में होता है आपका एटमॉस्फेयर के एयर में। जब ऐसा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है, उसके सराउंडिंग में आपकी एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूसली घूमती रहती है। अब एयर का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होती है। और ये जो सुपर हीटेड स्टेट वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट लॉस करता है, और हीट लॉस करने के बाद कंडेंसर के अंदर वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पर जाता है। सैचुरेटेड लिक्विड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब your temperature will decrease but still your pressure is high। अभी ऐसा हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसको फिर हम लोग एक्सपांशन डिवाइस में भेजते हैं। अभी एक्सपांशन का मतलब तो आपको पता है, टू एक्सपांड यानी फैलना, और गैस अगर आपकी फैल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपांशन डिवाइस में इसका जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपांशन डिवाइस का ये फंक्शन है कि जब रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपांशन डिवाइस में आ रहा है तो उसका प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर तो ऑलरेडी लोअर है, ठीक है। ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट अभी ये लिक्विड स्टेट में है, ये जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब इवापोरेटर में आ रहा है। इवापोरेटर मतलब आपके फ्रीजर, आपके फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है ना वो बॉडी, वो इवापोरेटर है। उसके पीछे इवापोरेटर की कॉइल होती है कॉपर की। इवापोरेटर क्या करता है कि जहां पर आपको मैक्सिमम कूलिंग चाहिए वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है इस सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंप्रेसर के अंदर जब हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो वो सैचुरेटेड वेपर पर है, तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों हुआ, वो इसीलिए होता है कि इवापोरेटर की कॉइल जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसको, तो आपके सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएगा, और कंप्रेसर को क्या उतना कम काम करना पड़ेगा। स्टिल योर प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी लोअर। क्लियर। यहाँ पर सेंसिबल अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिक वीसीआरएस का वर्किंग है, जो हमारे घरों के अंदर फ्रिज होता है ना वो, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी इसका अपडेटेड वर्जन अगर बोला जाए तो ये 2 स्टेजेस, जो नंबर ऑफ स्टेज आप लोगों को पढ़ना है वो, मतलब पहला है हमारे लिए कंपाउंड 2 स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद फ्लैश इंटरकूलर। ये है आपका फ्लैश चैम्बर, मतलब कि फ्लैश इंटरकूलर। अभी ये क्यों रखा जाता है इसको समझाने के लिए मैंने पूरी थियरी समझाई। क्या होता है कि जब एक्सपांशन डिवाइस में से आपका रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में आने की तैयारी में होता है तब अभी एक्सपांशन डिवाइस में क्या हुआ तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, लेकिन यहां पर आप लोगों का जो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है, बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन थोड़ा बहुत बबल फॉर्म में जनरेट हो जाता है, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है इसीलिए थोड़ी हीट एनर्जी उसको मिलती है, बहुत माइनर चेंजेस में, माइनॉरिटी में। अब अगर आप लोगों को ऐसे बबल वाले रेफ्रिजरेंट के पोर्शन मिल रहे हैं तो चांसेस क्या होगा कि आपकी जो इवापोरेटर की कॉइल है उसको वो आफ्टर लॉन्ग टाइम थोड़ा डैमेज करे, या तो फिर सीओपी आपकी रिड्यूस कर दे, हीट लॉस के चांसेस रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जब कंडेंसर में से आपका रेफ्रिजरेंट सॉरी एक्सपांशन डिवाइस में जाएगा, कंडेंसर में से जब आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन डिवाइस में जाने वाला होगा उसके बीच में हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं। क्या करना है कि लेट्स एज्यूम दैट कि टोटल मास जो है वो है आपका m2। लेट्स एज्यूम दैट कि हमारे पास m2 kg अमाउंट या m2 kg मास का रेफ्रिजरेंट है। m2 kg के जितना हमारे पास में मोलर रेफ्रिजरेंट है, टोटल वैल्यू है, ठीक है। ये m2 कंडेंसर में से निकलने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। वन पार्ट विल बी मूव टू द फ्लैश चैम्बर एंड अनदर पार्ट विल मूव टू द एक्सपांशन डिवाइस। मतलब के लेट्स एज्यूम दैट
कि M1 जितने मास का जो रेफ्रिजरेंट होगा वो डायरेक्टली जाएगा आपके एक्सपांशन डिवाइस में, ठीक है, और M2 माइनस M1 जितने मास का जो रेफ्रिजरेंट होगा वो जाएगा आपके फ्लैश चैम्बर में। अभी फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या होता है, तो ऑलरेडी एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट हम लोगों को यहाँ रखना होता है, यहाँ पर वही होता है। कंडेंसर में से जब आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है तो जो थोड़े बहुत बबल पार्टिकल्स रहते हैं वो बबल पार्टिकल्स आप लोगों के यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर फ्लैश चैम्बर के अंदर, और जो लिक्विड पोर्शन है, प्योर लिक्विड पोर्शन है, वो प्योर लिक्विड पोर्शन आप लोगों का मूव हो जाएगा एक्सपांशन डिवाइस पर। जस्ट एज्यूम दैट कि हमारे पास वो 1 kg टोटल मास 1 kg का रेफ्रिजरेंट है। लेट्स एज्यूम दैट कि 300 ग्राम जो था वो आप लोगों का बबल फॉर्म में था, तो वो चले जाएगा अपने फ्लैश चैम्बर के अंदर, और 700 ग्राम जो था वो टोटली लिक्विड फॉर्म में था, तो वो चले जाएगा आपके एक्सपांशन डिवाइस के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपांशन डिवाइस में गया है उसका तो एक्सपांशन हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट विल अगेन मूव टू द इवापोरेटर, एंड फ्रॉम इवापोरेटर इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, एंड अगेन इट विल मूव टू द कंप्रेसर 1। कंप्रेसर 1 के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए हाई प्रेशर कंप्रेसर डिवाइस, ये हो जाएगा हमारे लिए लो प्रेशर कंप्रेसर डिवाइस। कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है जिसका मास है M1, over here this M1 mass contained refrigerant will get compressed। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दैट M1 mass contained refrigerant will move to the flash chamber। over here now what will happen, यहां से M2 माइनस M1 कंटेंट वाले बबल वाले मतलब क्या एनर्जी कंटेंट वाले रेफ्रिजरेंट जो थे वो फ्लैश चैम्बर में आ रहे हैं। अब फ्लैश चैम्बर में ऑलरेडी आप लोगों ने एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट रखा है, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, वो जो बबल पार्ट होगा वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर, वो जो एनर्जी ट्रांसफर वाला आपका रेफ्रिजरेंट होगा वो दूसरे पार्ट फ्लैश चैम्बर के दूसरे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा 100%, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर 100% आप लोगों को सरफेस कांटेक्ट एरिया मिल रहा है, कोई हीट लॉस के चांसेस ही नहीं है। तो ये जो मास M1 कंटेन वाला रेफ्रिजरेंट था जो कि सुपर हीटेड स्टेट में है, फ्लैश चैम्बर में इस रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स हो जाएगा। क्लियर, मतलब इन शॉर्ट जब फ्लैश चैम्बर में से आप लोगों का नया चार्ज निकलेगा, अगेन इट विल कंटेन द टोटल मास, वो फ्रेश चार्ज फिर से हम लोग ले जाएंगे कंप्रेसर 2 के अंदर, लेकिन लो प्रेशर वाले में। ऑलरेडी यहाँ पर एक बार कंप्रेशन तो हो ही चुका था, यहाँ पर प्रेशर के अंदर कोई डिक्रीमेंट आने वाला नहीं, अगेन इट विल गेट कंप्रेस्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड 2 स्टेज कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार कंप्रेशन आप कर रहे हैं। क्लियर, फिर से इसका कंप्रेशन हो गया, फिर से कंप्रेशन हो जाएगा, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट अगेन विल मूव टू द कंडेंसर एंड द साइकिल विल कंटिन्यूअसली रन। इस चीज को अगर जीटीयू के अंदर, अगर नहीं वैसे तो पूछा ही जाएगा, जीटीयू के अंदर पूछा जाता है तो सबसे पहला काम आपका ये लाइन डायग्राम, और इस लाइन डायग्राम के बेस पर होता है प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम जो ये था, और तीसरा होगा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगा। अभी हम लोग पीएच डायग्राम समझते हैं, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये आप इजीली बना सकते हो। थोड़ा टेक्निकली सोचना, पॉइंट 1 to 2 के बीच में हमारे पास कंप्रेसर है, जो रेफ्रिजरेंट आपका घूम रहा है उसका मास है M1। अब डेफिनेटली इवापोरेटर में से आपका रेफ्रिजरेंट निकल रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी मच लोअर विद कंपेयर टू द अदर्स पार्ट। तो पॉइंट 1 आप लोगों के लिए मच लोअर टेम्परेचर में हो जाएगा। यहाँ से M1 कंटेन वाला जो M1 मास कंटेन वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर के अंदर से बाहर निकल रहा है, मतलब उसका प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उसने कंप्रेशन प्रोसेस की है। ओवर हियर यू कैन सी पॉइंट 1 विल कम टू दिस साइड, जिसको आप बोल सकते हो P है मतलब इनलेट, दिस वन विल बी योर P2, मतलब आप इसको बोल सकते हो कंप्रेशन 1 के लिए, हायर प्रेशर के लिए। तो पॉइंट 1 to 2 में यू कैन सी योर प्रेशर इज राइजिंग। किसके लिए राइज हो रहा है? तो सिर्फ M1 कंटेन मास वाले रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। क्लियर। नाउ पॉइंट 2 to 3, ये रहा पॉइंट 3, ये अभी पॉइंट 2 to 3 के बीच में हमारे पास फ्लैश चैम्बर है। जैसे कि मैंने पहले बोला, फ्लैश चैम्बर के अंदर जो ये आपका हायर प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट आ रहा है, हायर टेम्परेचर वाला, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन कितनी हीट ट्रांसफर करेगा? अप टू द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन। ये है आप लोगों का सैचुरेशन कर्व। दिस वन सैचुरेशन कर्व क्या होता है? तो रेफ्रिजरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन।
ठीक है। सैचुरेटेड वेपर मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको 100% वेपर तो मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिक्विड या मॉइस्चर कंटेंट के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये वही स्टेट है। तो 0.2 to 3 के बीच में क्या रहा, हीट लॉस हो रही है, बट जैसे मैंने पहले बोला था प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। 0.2 to 3 के लिए प्रेशर विल बी कांस्टेंट, 0.2 to 3 प्रेशर कांस्टेंट है। हीट कहां तक रिड्यूस हुई, सैचुरेटेड वेपर तक हुई, तो सैचुरेशन कर्व के ऊपर सैचुरेटेड वेपर पर आ गया। मैं ऐसा होता है लेक्चर स्पेशल बना दूंगा कि जिसके अंदर सैचुरेशन कर्व का आप लोगों को मीनिंग पता चले, क्योंकि अगर सैचुरेशन कर्व पता नहीं होगा ना कि क्या है, क्या क्या रीजन होते हैं, कहां पर कौन सी चीज दिखानी है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल इतना समझ। अभी 0.3 to 4 अगेन कंप्रेसर आ रहा है, फिर से कंप्रेसर होगा, प्रेशर विल राइज। 0.3 to 4 प्रेशर इज इंक्रीजिंग सेकंड कंप्रेसर के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पर आप लोगों का मास ऐड हो चुका है, मतलब टोटल मास यू आर गेटिंग मास n2 आ गया, क्लियर। नाउ 0.4 to 5 कंडेंसर है। कंडेंसर का मीनिंग आपको पता है, कंडेंसर के अंदर क्या होगा, तो जो हायर प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट है, कंडेंसर के अंदर जाके वो हीट लॉस करेगा। अब हीट लॉस जब वो कर रहा है, एक चीज यहां पर ध्यान में रखने की, एंथैल्पी विल नॉट बी लॉस्ट। एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि हीट लॉस हो रही है और एंथैल्पी इज गोइंग टू बी चेंज, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। अब एंट्रोपी बोलो तो एंट्रोपी 100% चेंज होगी, लेकिन एंथैल्पी जरूरी नहीं है। तो वो जो एंथैल्पी होगी वो कांस्टेंट होगी फॉर 0.5 to 6, 5 to 6 और 5 to 7 दो पार्ट में हम लोगों ने हमारे रेफ्रिजरेंट को डिवाइड किया था। एक पोर्शन जा रहा था फ्लैश चैम्बर में, एक पोर्शन जा रहा था अपना सीधा एक्सपेंशन डिवाइस में। पहले हम लोग ले लेते हैं फ्लैश चैम्बर के लिए। 5 to 6 योर कंडेंसर, आफ्टर कंडेंसर प्रोसेस प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। 6 to 3 इस प्रोसेस को खास नहीं, 6 to 3 6 एंड दिस विल 3। 6 to 3 इसीलिए कहा गया है कि जब कंप्रेसर में से आपका M1 मास वाला रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, वो यहाँ पर ऐड होने वाला है, तो आपके लिए एक और प्रोसेस ऐड हो रही है, वो है 6 to 3, ठीक है। 6 to 3 में क्या होगा, अगेन प्रेशर विल बी कांस्टेंट, ओनली योर मास विल ऐड टू द सिस्टम, आपका मास सिर्फ ऐड हो रहा है सिस्टम के साथ। दूसरा होगा आपका 5 to 7, नॉट 6 to 7 है, 6 to 7 को मत गिनना, 6 to 7 जैसी प्रोसेस नहीं है, आपके पास में सीधा है 5 to 7। जो ऐसे रेफ्रिजरेंट की वैल्यू या ऐसा रेफ्रिजरेंट जो टोटली लिक्विड स्टेट में, मतलब 5 to 7 के अंदर यहां पर एक्सपेंशन डिवाइस में 100% एक्सपेंशन हो चुका है, प्रेशर टोटली रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और जो मास होगा वो हो जाएगा आपका M1, मतलब इसका जो मास है वो है M1, और ये M1 मास वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेटर में जा रहा है, मतलब 7 to 1, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और इट विल चेंज इनटू द वेपर स्टेट, सिर्फ इतना सा है। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा pH चार्ट, ठीक है। डायग्राम उसी के बेस पर pH चार्ट। नाउ इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पर जितनी एंथैल्पी रेफ्रिजरेंट ने इंटरकूलर के अंदर आने के टाइम पे एब्जॉर्ब की, और जितनी एंथैल्पी रेफ्रिजरेंट की फ्लैश इंटरकूलर में से निकलने के टाइम पर हो रही है, ये है आपका फ्लैश इंटरकूलर। अभी दो एनर्जी एंटर हो रही है, एक तो कंप्रेसर 1 में से इतनी एनर्जी, और दूसरी कंडेंसर में से, मतलब कि इतनी एनर्जी। सामने कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, ये वाली एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, तो कहां पर जा रही है, वो कंप्रेसर 2 के अंदर जा रही है। तो इन दोनों का समेशन, मतलब इनलेट ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू आउटलेट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बैलेंस आपकी रहनी चाहिए तभी सिस्टम काम करेगा। तो ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एनर्जी कमिंग टू द इंटरकूलर इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग टू द इंटरकूलर। एनर्जी कौन सी एंटर हो रही है, तो M1H2 प्लस N2 माइनस M1 इंटू H6 इज इक्वल टू N2 इंटू H3, जो एनर्जी आपकी लेफ्ट हो रही है। सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा फास्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी आप लोगों की सेम है, H5 ये M1 था, ठीक है, ये 0.5 है, 0.6 है, and on x-axis you are getting the value of enthalpy, so over here you will get H5 is equal to H6, H7 की जरूरत नहीं है, H5 is equal to H6 है, तो हम लोगों ने क्या किया, H6 की जगह हम लोग H5 रख सकते हैं, H5 रख सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग हमारे टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे M2 into H3 को दोनों साइड इक्विवेलेंट कर देना है, मतलब
M2 वाले टर्म एक साइड पे आ जाएंगे, M1 वाले टर्म हम लोगों ने एक तरफ ले लिए। सिंप्लीफाई करो तो आपकी इक्वेशन बनेगी M2 into H5 minus H3 is equal to M1 into H5 minus H2। हमको तो मास चाहिए कि कितना मास यहाँ पर फ्लो करना है, M1 by M2 यहाँ जाने दो, या तो फिर इसको यही रहने दो, इस M1 को नीचे आने दो, M2 by M1 क्या हो जाएगा H5 minus H2। मैं समझा तो मैंने क्या किया, H5 minus H2 डिवाइडेड बाय H5 minus H3 हो जाएगा। टर्म्स को अरेंज कर दो, H2 minus H5 मतलब एक नेगेटिव साइन बाहर है, डिनोमिनेटर में H3 minus H5 फिर से नेगेटिव साइन बाहर है, दोनों नेगेटिव साइन को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस ही है। मतलब कि M2 by M1, M2 ये M1 को हम लोगों ने यहाँ ले लिया, M2 by M1 is equal to H2 minus H5 टर्म्स को अरेंज किया, ओवर हियर H3 minus H5 टर्म्स को अरेंज किया। क्लियर? नाउ मैथ्स का एक रूल है कि डिनोमिनेटर में से अगर न्यूमरेटर को माइनस करना हो तो आप कर सकते हो, दोनों साइड पे ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग वो प्रोसेस करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर दो, M2 minus M1 upon M1 is equal to H2 minus H5 minus H3 minus H5 upon H3 minus H5। ब्रैकेट छोड़ो तो माइनस H3 प्लस H5 हो जाएगा, दिस माइनस H5 एंड प्लस H5 विल बी कैंसल आउट। अब क्या बचा आपके पास H2 minus H3 डिवाइडेड बाय H3 minus H5। आप लोगों को मास का रेशियो कितना मिल रहा है, M2 minus M1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू H2 minus H3 अपॉन H3 minus H5। अगर आपको सिर्फ मास 1 चाहिए तो इसको सब्जेक्ट हेड बनाओ, तो सामने मल्टीप्लाई करके और ये पूरा टर्म सामने ले आओ तो आपको मास 1 मिल जाएगा। क्लियर? नाउ रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, अगर COP फाइंड आउट करना है तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी सबसे पहले देखते हैं, क्या होगी M1 into H1 minus H7। क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलने वाली है वो इवापोरेटर में मिलेगी। इवापोरेटर में से जो रेफ्रिजरेंट आपका फ्लो हो रहा है उसका मास है M1। इवापोरेटर के लिए जो आप लोगों का एंथैल्पी डिफरेंस बन रहा है वो है H7 एंड H1। H1 की वैल्यू ज्यादा होगी, H7 की वैल्यू कम होगी, तो आपका एंथैल्पी डिफरेंस बनेगा H1 minus H7। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी का एक नॉर्मल या रेगुलर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला M into डेल्टा H, जो मास आपके सिस्टम में रन होने वाला है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी डिफरेंस। तो वो एंथैल्पी डिफरेंस हम लोगों ने ले लिया, तो ये है हमारे लिए मास। नाउ M1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ, इस इक्वेशन में M1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ तो क्या बनेगा कैपेसिटी डिवाइडेड बाय H1 minus H7। नाउ कैपेसिटी का भी एक और फॉर्मूला स्टैंडर्ड 211 into Q डिवाइडेड बाय H1 minus H7। ये चीज आप लोग बीएबी में पढ़ चुके हो, डिप्लोमा वाले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। 211 into Q डिवाइडेड बाय H1 minus H7 ये है किलो जूल पर मिनट में, ये जो वैल्यू है वो है किलो जूल पर मिनट में। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर दो तो हो जाएगा 3.5 into Q डिवाइडेड बाय H1 minus H7 किलोग्राम पर सेकंड। नाउ पावर कितना जाएगा, कंप्रेसर चलाना है भाई, एक दो कंप्रेसर चलाना है तो पावर तो देना ही पड़ेगा। कितना पावर चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को कहीं से डिफाइन नहीं करना है, सीधा याद रखना है P is equal to M1 H2 minus H1। नाउ पहला कंप्रेसर, ठीक है, कितना मास एंटर हो रहा है पहले कंप्रेसर में M1, कितनी एंथैल्पी डिफरेंस आने वाली है 0.2 to 0.1, 0.2 की एंथैल्पी बड़ी होगी, 0.1 की एंथैल्पी छोटी होगी। तो आपके लिए कंप्रेसर 1 के लिए पावर इक्विवेलेंट कितना बन गया M1 into H2 minus H1। जस्ट लाइक दैट फॉर कंप्रेसर कितना मास आ रहा है M2, एंथैल्पी डिफरेंस क्या बनेगा H4 minus H3 प्लस M2 H1 minus H3। तो आपको पावर मिल गया, आपको रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी मिल गई, COP मिल जाएगी। COP का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कैपेसिटी मतलब रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी आप लोगों की कितनी थी M1 into H1 minus H7, दिस वन डिवाइडेड बाय पावर आप लोगों के लिए कितना था, पावर की वैल्यू है M1 H2 minus H1 plus M2 H4 minus H3। तो आप लोगों को COP मिलेगी उसके बेस पर। क्लियर? तो ये थियरी थी, ये पहला स्टेज था। इसके बाद में दूसरे हम लोग और दो स्टेज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फ्लैश गैस रिमूवल पढ़ेंगे या तो फिर इंटरचेंजर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों कि इस थियरी में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।